नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से। राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ आज है। सीएम योगी करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। सीएम योगी नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें कि सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। आज राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ होने जा रहा है और इसका शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का आज शुभारंभ होने जा रहा है। आज इसकी शुरुआत होगी। सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो राष्ट्रीय पोषण माह का आज शुभारंभ है और आज ये कार्यक्रम जब आयोजित किया जाएगा तो इसकी शुरुआत करेंगे खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। सीएम करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ होने जा रहा है आज ही और आज जब यह कार्यक्रम शुरू होगा इस दौरान सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे और इस कार्यक्रम में खुद प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का आज ही आगाज होने जा रहा है। सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है राष्ट्रीय पोषण का, उसमें कौन कौन होंगे सीएम के अलावा और क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल बता दूं आपको, जो आज के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रीय पोषण माह का 2021 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो बाल विकास पुरस्कार मंत्री हैं स्वाति सिंह, वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं विभाग से जुड़े हुए, वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान जो बाल विकास विभाग है उसके द्वारा निर्मित जो तमाम परियोजनाएं हैं, तमाम भवन निर्मित किए गए हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा जो बेहतर काम जिन आंगनबाड़ियों ने, जिन मुख्य सेवकाओं ने या बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने किया है, उनको प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही साथ नवनियुक्त जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उनको जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री देंगे। जो पूरा कार्यक्रम है लोक भवन में 11:30 बजे का कार्यक्रम होना है। इस दौरान जो विभाग से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, चाहे तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर जो पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है इसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग हैं। उन्होंने लगभग 1 महीने पहले ही इसका ऐलान किया था कि जो अगले महीने जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसका शुभारंभ होना है। इस दौरान जी अश्विनी, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम बता दें कि सीएम के साथ साथ राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को, और हर साल सितंबर महीने में ये कार्यक्रम शुरू होता है। आपको बता दें इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार ये कार्यक्रम चला रही है और हर साल सितंबर के महीने में इसकी शुरुआत की जाती है, शुभारंभ किया जाता है। और आपको बता दें कि 2018 में इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अश्विनी, कितने बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? हाँ बिल्कुल, तो आपको 11:30 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम जो बच्चे हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पोषण पर्याप्त मिले इसका ध्यान रखा जाए। इस चीज़ को लेकर के जो सरकारी योजनाएं चला रही है, चाहे वो तमाम जो पोषण के चीज़ें होती हैं उनको वितरण का कार्यक्रम हो, तमाम अन्य चीज़ें हों, इनको लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था तैयारियाँ पूरी कर ली जाए और आज उसी कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। जी
जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो आपको हम बता दें कि इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके पोषण परिणाम में सुधार करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया था। बढ़ते आगे खबर लखनऊ से। आज से 22 के रण में उतरेंगी मायावती। आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है बीएसपी की तरफ से, और आज बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होना है। आज से 22 के रन में मायावती उतरेंगी। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज प्रदेश के मुख्यालय पर जो बीएसपी का मुख्यालय है, यहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कुछ खास होगा इस दौरान? बिल्कुल बता दूं, 2022 का जो चुनाव है विधानसभा उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर का जो रंग है वो सभी पार्टियों के दिखने लगे हैं। अभी तक अगर तमाम पार्टियों की बात करें, भाजपा, सपा और कांग्रेस, तीनों पार्टियां जो हैं लगातार काम कर रही हैं। तो 2022 चुनाव की तैयारी में जुटी थी। हालांकि बसपा भी लगी थी, लेकिन सीधे तौर पर मायावती ने अभी तक किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की थी। ये पहला कार्यक्रम होगा उनका जिसमें वो सीधे तौर पर शिरकत करेंगी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है उसको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर लगभग पिछले काफी लंबे समय से जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो पूरे प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन चला रहे थे, और उस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए तमाम जो उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो कभी पार्टी से जुड़े रहे, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो चाहे तमाम अन्य वर्ग हो। ब्राह्मण कोड को लेकर के बात करें तो बसपा को इतना भरोसा कि ब्राह्मण वर्ग अगर एक बार फिर बसपा के साथ आता है तो 2007 वाली स्थिति बन सकती है जिसमें मायावती मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी थी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज जो मायावती हैं वो भी अब समर में कूद चुकी हैं और आज जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। हालांकि जो पूरा कार्यक्रम होना है वो जो कार्यालय है बसपा का, पार्टी कार्यालय, वहीं पर होना है। तमाम जिलों से लोग आएंगे जिनको मायावती संबोधित करेंगी, और 2022 को चुनाव को किस तरह से लड़ना है, किस तरह से जो कैडर है उसको मजबूत करना है, किस तरह से जाकर से लोगों के बीच सरकार की जो काम है उनके खिलाफ बताना है कि सरकार ने क्या क्या नुकसान किया जनता का। इन तमाम चीजों को लेकर के जो बसपा सुप्रीमो है मायावती आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित करेंगे। जी अश्विनी, आज ये मान लिया जाए कि औपचारिक ऐलान होगा बसपा की तरफ से जो रणनीति बना रहे हैं वो चुनाव के लिए, और 2022 का जो मिशन है वो किस तरह से फतह किया जाए? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे बस सपा हो, अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं। कोई प्रबुद्ध जन सम्मेलन भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन सपा कर रही है, भाजपा कर रही है। लेकिन अभी तक जो बसपा का फोकस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वोटर पर रहा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को लेकर के जो गोष्ठियां हुई, अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर तमाम जिलों में प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बदायूं, पता नहीं कहां कहां उन्होंने की है। निश्चित तौर पर आज इसके बाद जो मायावती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हैं, वो प्रबुद्ध जन लोगों को संबोधित करेंगी, 2022 की रणनीति बताएंगी, 2022 में किन मुद्दों के साथ बसपा जो है जनता के बीच जाएगी और 2007 में क्या बेहतर काम किए थे। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज से औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद कर रही हैं। हालांकि इसके पहले महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। बीएसपी उम्मीद कर रही है कि इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी 2007 का करिश्मा फिर दोहरा सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को मायावती का चुनावी शंखनाद, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए हुंकार, 2007 का नतीजा दोहरा पाएगी बीएसपी, ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने की तैयारी, सोशल इंजीनियरिंग पर फिर फोकस। वैसे तो यूपी के चुनाव में अभी करीब 5-6 महीने का वक्त है, लेकिन चुनावों की तैयारियों को लेकर सियासी दल कमर कस चुके हैं। बड़ी पार्टियां तमाम समीकरणों के मद्देनजर वोट बैंक को साधने के लिए सम्मेलन, रैलियां कर रही हैं।
मंगलवार को पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। मौका है लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का। मायावती प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में रणभेरी बज चुकी है। चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी, लगातार उनके कार्यक्रम और कहीं न कहीं आयोजन पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पूरे प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए कहीं न कहीं लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की और पार्टी का संदेश देने की भी कोशिश की। 2009 की तरह 2022 में भी बीएसपी सुप्रीमो ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ कहीं न कहीं सवर्णों के साथ दलित और मुस्लिम वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है। 7 तारीख मतलब कल वो तारीख होगी जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद भी लंबे वक्त के बाद दोबारा लोगों से मुखातिब होंगी, जहां वो पार्टी की अपनी रणनीति लोगों के सामने रखेंगी और कहीं न कहीं ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दौरान जोड़ा जाए। बीएसपी सुप्रीमो लंबे वक्त के बाद मीडिया से मुखातिब होंगी और कहीं न कहीं अपनी बात रखने की भी कोशिश होगी कि बीएसपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या उसकी रणनीति होगी। इन सारी चीजों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो कल लखनऊ में होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगी, साथ ही साथ मीडिया से भी बात करेंगी। बीएसपी 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता के शिखर पर पहुंची थी, उसी के जरिए पार्टी फिर अपने समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मणों को रिझाने की जिम्मेदारी एक बार फिर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को दिया गया और उन्होंने 23 जुलाई से अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। अब ये कारवां पहुंचा है लखनऊ, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती की उपस्थिति में प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। लखनऊ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में और क्या क्या, पार्टी कई दलों से नाराज नेताओं को पार्टी से जोड़ सकती है। कई ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी। पार्टी अपने भावी एजेंडे की जानकारी दे सकती है। बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख अपनाने की रणनीति। पार्टी बूथ स्तर पर भाईचारा कमेटियों की बैठक में जानकारी देगी। मायावती पहली बार पूर्ण रूप से सत्ता में आई 2007 में, तो निश्चित रूप से दलितों के साथ ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सहयोग उनको मिला। और लेकिन मायावती कोई ब्राह्मण लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाई, ना ब्राह्मण फॉलोइंग डेवलप कर पाई, क्योंकि उनके जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, उस पर उन्होंने कुछ किया नहीं। अब करें, कुछ भी करें, प्रबुद्ध सम्मेलन करें, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब शायद मायावती उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई। खासतौर से 2022 में तो सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही है। ऐसे में उद्यम करना, उपाय करना, यत्न करना किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार होता है, करेगा। पार्टी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि बीएसपी सरकार बनते ही राम मंदिर के निर्माण में और तेजी लाएगी। बहरहाल बीएसपी को लगता है कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करने से 22 की बिसात उसके लिए आसान हो जाएगी। यूपी में ब्राह्मणों की करीब 14% आबादी है। बहरहाल देखना होगा किस पार्टी का मिशन 2022 सफल होता है। तो निश्चित है कि बीएसपी सुप्रीमो की कोशिश यही है कि 2009 के फार्मूले को 2022 में दोहराया जाए और एक बेहतर परफॉर्मेंस 2022 में दी जाए। हालांकि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कितना फायदा बीएसपी को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि बीएसपी सुप्रीमो लंबे वक्त के बाद कहीं न कहीं एक बड़ा आयोजन लखनऊ में करने जा रही है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। आज से यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे एआईएमआईएम चीफ। आज अयोध्या पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी। तो पहले से ही ऐलान कर दिया था एआईएमआईएम चीफ कि वो अयोध्या से आगाज करने वाले हैं यहां दौरे का, और आज से ही यूपी में चुनावी शंखनाद भी करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। तो हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अयोध्या पर फोकस कर रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें पीछे नहीं हैं, वो भी इस होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और अयोध्या को चुना है चुनावी शंखनाद के लिए। आज से यूपी का दौरा है उनका, अयोध्या पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी और यहीं पर वो चुनावी शंखनाद करेंगे। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और इसी को लेकर तमाम पार्टियां जोरदार तैयारियों में जुटी हुई है। किसी तरह से जीत हासिल करनी है, ये मकसद रखा है। और राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, आज
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंचेंगे। कितने बजे का दौरा तय किया गया है और क्या कुछ खास होगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या से। जिस तरह अन्य सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अयोध्या से जो है शंखनाद किया हुआ, इसी तरह आज असदुद्दीन ओवैसी भी अयोध्या के रुदौली पहुंचेंगे। करीब 2 बजे का आने का उनका पूरा प्रोग्राम है और वो यहाँ एक मजार पर पहुंचेंगे, चादर चढ़ाएंगे और इसके अलावा जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी का एक कार्यालय है उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर करीब 2 बजे बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगे और रुदौली में ही जो है उनका पूरा कार्यक्रम है। रुदौली में क्या इनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए AIM के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में जुटे हुए हैं, होर्डिंगें लगाई गई हैं। तो निश्चित है कि जिस तरह से अपील की गई है अपने कार्यकर्ताओं में, उसमें भारी तादाद में आज एक बड़ी संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, 2022 में चुनाव है और AIM के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत जुटा रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव में है, चुनाव में या भीड़ वोटों के रूप में तब्दील हो। तो राघवेंद्र, तो कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी इनकी, ये दिखाने की कि इनमें भी दमखम है और ये भी पूरे दम के साथ चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। निश्चित तौर पर हैदराबाद से अगर वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या से जो है शंखनाद कर रहे हैं चुनाव का, तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन एक प्रकार का जरूर ही दिखाया जाएगा। और ओवैसी आज यही कारण है कि ओवैसी लखनऊ से रुदौली तक बाई रोड आ रहे हैं, यानी सड़क मार्ग द्वारा आ रहे हैं। भारी तादाद में जो है गाड़ियां भी उनके साथ रहेंगी। इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनका यह अनुमान है कि भीड़ को रोका जाएगा, लेकिन यह तय है कि जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था कर रहा है और कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं, भीड़ मुमकिन है कि काफी तादाद। राघवेंद्र, क्या इसे रोड शो मान लिया जाए? देखिए, चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है इसलिए रोड शो तो नहीं कहा जा सकता है, रोड शो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भीड़ ज्यादा होगी और रुदौली चूंकि एक कस्बा है, घनी आबादी है, तो ऐसे में भारी भीड़ जो है रोड शो वो यहाँ पर जमा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और 22 में चुनावी गर्मी को बढ़ाने के लिए ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में ओवैसी अयोध्या में सम्मेलन की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखने पर बवाल हो गया। साधु संत तिल मिला गए, जिसके बाद ओवैसी ने पोस्टर से फैजाबाद हटाकर अयोध्या लिखवा दिया। इसको लेकर यूपी का सियासी पारा अब बढ़ गया है। फैजाबाद नहीं, अयोध्या का लगा पोस्टर। 3 दिन की यूपी यात्रा पर आएंगे ओवैसी। क्या ओवैसी बढ़ा पाएंगे सियासी गर्मी? आखिरकार ओवैसी को अयोध्या दौरे से पहले विवादित पोस्टर बदलना ही पड़ा। जब अयोध्या दौरे को लेकर ओवैसी ने ऐलान किया था, तब अयोध्या की जगह फैजाबाद का जिक्र था। इसको लेकर जमकर विवाद हुआ। खास तौर पर साधु संतों ने ओवैसी के दौरे का विरोध किया, तो अयोध्या विवाद में पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का कहना है कि अयोध्या में ओवैसी की जरूरत नहीं है, वो मुसलमानों को धोखा देते हैं। इस वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओवैसी से सावधान रहना चाहिए। अभी ओवैसी को उत्तर प्रदेश में ठीक से एंट्री भी नहीं हुई है और उनके पहले सम्मेलन पर ही सवाल खड़े होने लगे। इस बीच में फैजाबाद वाला पोस्टर ओवैसी को मजबूरी में बदलना पड़ा या सियासत करने के लिए ही ओवैसी ने फैजाबाद लिखा था, ये तो ओवैसी ही जाने। लेकिन ओवैसी के आने से पहले अयोध्या में खलबली जरूर है। अब बात ओवैसी के यूपी दौरे की करते हैं, तो 7 सितंबर को ओवैसी अयोध्या में रहेंगे, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। ओवैसी का यूपी दौरा कैसा रहता है ये तो आगे की बात है, लेकिन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल राजनीति का अखाड़ा बन चुके अयोध्या में इन दिनों 2022 के चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अयोध्या से ही चुनाव के बिगुल की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों बीएसपी ने अयोध्या जिले में प्रबुद्ध समाज सम्मेलन शुरू किया था, जिसमें सवर्ण समाज के वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है। बीते दिनों रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी रामलला का आशीर्वाद लेकर 2022 के चुनाव के लिए बिगुल फूंका था। और अब ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र में शोषित वंचित समाज नाम से सम्मेलन करने जा रहे हैं।
सात तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना, फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। ऐसे में ओवैसी का दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बड़ी खबर आ रही है आगरा से, पुलिस अमेठी से आ रही है बड़ी खबर। अमेठी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत तेज हो गई है। 2 दिन पहले जिन अस्पतालों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निरीक्षण किया था, आज उसी अस्पताल का निरीक्षण करने कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह भी पहुंचे। उन्होंने जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया और दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल से ज्यादा व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग तो राजीव गांधी और राहुल गांधी ने बनवाया, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर हम देखते हैं सांसद केवल फीता काटने आती हैं। दीपक सिंह ने यह भी कहा कि जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया, एक भी स्मृति ईरानी ने नहीं बनाया है। अगर वो कर सकती हैं तो यहाँ के ऊपर डॉक्टर बता दें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्मृति ईरानी ने सरकार की जो उद्देश्य होता है, अस्पताल से ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्थाएं, यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। बिल्डिंग तो राजीव जी, राहुल गांधी जी ने ट्रॉमा सेंटर बनवाया, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर देखते हैं सांसदा महोदया केवल फीता काटने आती हैं, जो काम पहले से राहुल गांधी जी ने किया था। उनको चाहिए था कि सरकार में अगर चलती उनकी तो उनसे कहती जो डॉक्टरों की ज़रूरत है वहाँ पर डॉक्टर तैनात कराती। हमारे जनपद अमेठी में 13 CSC, 30 PHC, जिला अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल जो राहुल गांधी जी ने दिलोई मनवाया था, सब मिला के मात्र 53 डॉक्टर हैं। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कांग्रेस नेता अनिल यादव समेत कई और नेता भी शामिल हैं। अनिल यादव की पत्नी कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को उठाया और कहा कि नोएडा पुलिस बिना किसी FIR के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जो गैर कानूनी है। उधर मामले की शिकायत मानवाधिकार आयोग में भी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।